नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा। इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि क्या हुआ 1919 से लेकर 1935 के बीच में। ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने 1935 के अधिनियम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो 1935 के अधिनियम को प्रभावित करने वाली जो बैकग्राउंड था उसके बारे में हम जानेंगे। तो 1919 के अधिनियम में क्या कहा था कि 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन होगा और जो कि मार्लियामेंटो सुधार 1919 की समीक्षा करेगा। उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ। 10 वर्ष नहीं, उससे पहले ही हो गया। 1927 में साइमन आयोग, जिसे आप साइमन कमीशन भी कह सकते हैं, का गठन हुआ। ओके, साइमन आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। इसकी वीडियो हमने देख चुके हैं। ओके, इससे पहले अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो पहले इसको देख लें, साइमन आयोग के बारे में। तो साइमन आयोग का विरोध हुआ क्योंकि इसमें अध्यक्ष प्लस 6 लोग, अध्यक्ष को जोड़कर 7 लोग थे। ठीक है, 6 प्लस 1, एक 7 सदस्यीय आयोग था। और इसमें जितने भी 7 के 7 लोग थे ना, वे सभी अंग्रेज थे। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। ओके, रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट ने प्रभावित किया। अब भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो भारतीय लोगों ने भी क्या किया, एक नेहरू समिति मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 इसको प्रभावित करती है। ओके, और 1930 से लेकर 30, 31 और 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, और इन सम्मेलनों के आधार पर, इन सम्मेलनों के जब हो गए थे तो 1933 में ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र निकाला। ठीक है, श्वेत पत्र जारी किया। और इसी श्वेत पत्र से आगे जाकर, इसी से इंस्पायर्ड होकर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। अब हम भारत शासन अधिनियम को समझते हैं। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किस अधिनियम का रहा अगर पूछा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का रहा। ठीक है, इस अधिनियम को हम इन बिंदुओं के द्वारा पढ़ने वाले हैं। ये बिंदु आप सभी अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इनसे आपको तुरंत क्विक रिवीजन जब भी आप करना चाहेंगे तो इसी से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही इसमें। अखिल भारतीय संघ क्या कहा गया कि भारत को एक संघ बनाएंगे। ठीक है, और इस संघ में कौन कौन होगा? ब्रिटिश भारत, प्लस देशी रियासत। देशी रियासतों को मिलाकर एक क्या बनाया जाएगा? भारत संघ बनाया जाएगा। ठीक है, भारत संघ। लेकिन ये अस्तित्व में नहीं आया।
या आप कह दो ये असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि जो देशी रियासतें थीं उन्होंने भारत संघ में मिलने से मना कर दिया। ठीक है, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम जो है प्रांतीय स्वायत्तता चाहते हैं, हम भारत संघ नहीं चाहते, देशी रियासतों ने कहा, और ये अमल में नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रयास किया यहाँ पर। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, पिछले अधिनियम 1919 में आपने पढ़ा था प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, जबकि यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके तहत आपको पता है दो प्रकार के शासन के विषय, दो प्रकार के बांट रखे थे, एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, केंद्र में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। और साथ ही साथ केवल यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने जो विषय थे कानून बनाने के विषय, उनको भी 3 भागों में बांटा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन है, इसके तहत 3 सूची बनाई, संघ, राज्य और समवर्ती। क्या आज भी हमारे संविधान में है? बिल्कुल, ये 3 सूचियां आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे इन्होंने, कितने? 59 विषय। राज्यों में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे थे। याद रखना है आप लोगों को कि पहली बार कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको और स्पष्ट किया गया किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में, और शक्तियों का जो है विभाजन कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रांतीय स्वायत्तता की। किसकी? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या अर्थ है? 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था, उसे समाप्त कर दिया। प्रांतों का द्वैध शासन क्या हो गया यहाँ पर? समाप्त। ओके, समाप्त हो गया। और कहाँ लग गया? केंद्र में। उल्टा हो गया, केंद्र में द्वैध शासन लग गया, और जो प्रांतों में 1919 में लगा था वो 1935 में जाकर समाप्त हो गया। और साथ ही साथ राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए और क्या किया गया? और 11 प्रांत थे। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। प्रांतों में से 6, कितने? 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। आज भी 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है अगर देखा जाए तो वर्तमान में। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की यहाँ पर। ठीक है, अब ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंबई, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास और संयुक्त प्रांत। ठीक है, इन 6 राज्यों में क्या किया इन्होंने? 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की, और इनके इन कुछ प्रयासों से राज्यों में क्या हुआ? राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता देखने को मिलती है। ठीक है, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कमेंट में आंसर करो।
पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी इसमें विस्तार किया गया। ठीक है, विस्तार किया गया और विस्तार के तहत कहा गया दलित, मजदूर, आदि वर्ग को अलग से पृथक निर्वाचन की बात कही, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन ये लागू नहीं हो सका। ठीक है, इन बिंदुओं के अलावा हम बात करते हैं संघीय विधायिका का विस्तार। यहाँ पर संघीय विधायिका यही वो कारण है जिसके कारण आज हम राज्यसभा और लोकसभा देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पर इसको दो भागों में बनाया गया, एक राज्य परिषद, एक का क्या नाम होगा, एक का नाम होगा राज्य परिषद और दूसरे का नाम होगा संघीय विधायिका। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, संघ में या केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा, चाहे प्रांत की बात हो चाहे संघ की बात हो, दोनों ही जगह क्या हुआ, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। जबकि 11 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में किया गया था और वो 6 राज्यों के नाम आपको बता दिए हैं, याद होना चाहिए। आपातकालीन उपबंध, देखो आज भी हमारे संविधान में भाग 17 में आपातकालीन उपबंध हैं, तो उनका सोर्स यही है। वायसराय को आपातकालीन उपबंध की शक्ति दी गई। ठीक है, वायसराय को आपातकालीन उपबंध की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध हैं उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, न्यायपालिका की बात करते हैं। अब न्यायपालिका में क्या हुआ, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में संघीय न्यायालय, आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, की स्थापना क्या तभी हो गई थी, नहीं, 1937 में। कब हुई थी, 1937 में जाकर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ संघीय न्यायालय की स्थापना तो हुई, जो संघीय विधायिका थी और प्रांतीय विधायिका थी, इनको नियंत्रण में रखने के लिए क्या किया गया, इस संघीय न्यायालय को न्यायिक समीक्षा, जैसे आप जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हो, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी दी। पहली बार भारत में न्यायिक समीक्षा की बात कर रहे थे, कब, 1935 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम 1935 के तहत आरबीआई की बात करते हैं, मुद्रा एवं साख। ठीक है, मुद्रा एवं साख, इनको नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कही। और उसी से क्या आता है, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। ठीक है, आरबीआई की स्थापना होती है और उस आरबीआई की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। उन्हीं की थीसिस पर आधारित ये उन्होंने ही बताया था, क्योंकि ये वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, उन्हीं की दिमाग की खोज थी ये आरबीआई।
जो आज हमारे भारत में मुद्रा एवं शाखा नियंत्रित करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संघीय लोक सेवा आयोग की। संघीय लोक सेवा आयोग, अब देखो इन्होंने क्या कहा, आपके भारत को हम संघ बनाएंगे, तो संघ बनाओगे तो आपको संघीय लोक सेवा आयोग की आवश्यकता होगी। संघीय लोक सेवा आयोग होना चाहिए, जैसे FPSC कहेंगे, फेडरल PSC, ठीक है, के साथ राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, PSC की बात भी यहां पर की गई। राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन इसी में बताया गया। साथ ही साथ तथा संयुक्त PSC, संयुक्त लोक सेवा आयोग, जैसे आप जॉइंट PSC के नाम से जानते हैं, JPSC। ठीक है, JPSC जॉइंट PSC के नाम से भी जानते हैं। इसका अस्तित्व कब आया, तो इसका अस्तित्व भी 1935 के अधिनियम के द्वारा आया। ठीक है, और क्या हुआ इस अधिनियम में, इसमें ये याद रखना, भारत का एक हिस्सा जिसको भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा, आज का म्यांमार। ठीक है, आज हम जैसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग किया गया। इसमें प्रावधान था, लेकिन ये अलग कब किया गया, 1937 में। कब किया गया, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा और विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम में पूछा जाता है कितनी धाराएं थी, 321 धारा तथा 10 अनुसूचियां थी। कितनी, 10 अनुसूचियां। ये याद रखना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकता है। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक, जो आज का हमारा संविधान है, उसमें संवैधानिक विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करें। यदि आपको अच्छे से पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ जो नए लोग हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।